नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 26 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स, स्टडी, जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में करने का फैसला लिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक में करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया में करने की मंजूरी दे दी है। अगर बात करें डीबीएस बैंक के स्टडी जीके की, तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? तो सुरजीत सोम है। उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और साथ ही साथ डीबीएस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2014 में हुई थी। बात करें अगर लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1926 में हुआ था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के सीनियर नेता थे? तो दोस्तों अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। वे वर्ष 1977 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 1993 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पौंडीचेरी के बाद किस राज्य में निवार तूफान आने की संभावना है? तो पौंडीचेरी के बाद अब तमिलनाडु में निवार तूफान आने की संभावना है। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निवार तेज हो गया है। चक्रवात वर्तमान में पौंडीचेरी से 410 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और चेन्नई से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात निवार अगले 24 घंटे में और तेज होकर खतरनाक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। अगर बात करें तमिलनाडु की स्टडी जीके की, तो तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम ईके पलानीस्वामी है और राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, विधानसभा में 235 सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर प्रमुख जातियों और जनजातियों की बात करें तो तमिलनाडु में बड़गा, टोडकोटा, कोटा और टोडा प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की, तो तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और प्रमुख मंदिर कौन सी है? मीनाक्षी बृहदेश्वर है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक भी शुरू किया है और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला राज्य भी तमिलनाडु बना है। इसके अलावा तमिलनाडु में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राज्य में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है। इसके अलावा तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है और अमेजॉन ने अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर भी तमिलनाडु में खोला है। इसके अलावा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ भी तमिलनाडु ने किया है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% टैक्स फ्री कर दिया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे लंबा पुल बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो भारत का सबसे लंबा पुल बनाने का ठेका दोस्तों एल&टी कंपनी को दिया गया है। बात करें अगर एल&टी कंपनी की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ कौन है? सीईओ एसएन सुब्रमण्यम है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट विमेंस ऑफ द डिकेड के लिए किस भारतीय को नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट विमेंस ऑफ द डिकेड के लिए भारतीय क्रिकेटर मिताली राज को नॉमिनेट किया गया है, जिनका पूरा नाम दोस्तों मिताली दोराई राज है और इनका जन्म तिथि कब है दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1982 में। इनका जन्म स्थान क्या है? तो जोधपुर राजस्थान में है। इनके पिता का नाम दोराई राज है, जो एक एयरमैन है, एयरमैन में वारंट ऑफिसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत ने किस देश के लिए 592 करोड़ रुपए की 100 से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा की है? तो भारत ने अफगानिस्तान के लिए 592 करोड़ रुपए की 100 से ज्यादा परियोजनाओं का घोषणा किया है। अगर बात करें अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजी की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी वहां की अफगानी और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अशरफ गनी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज उपग्रह नासा ने एजेंसी ने लॉन्च किया है। अगर बात करें नासा के स्टैटिक जीके की, तो नासा की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष का नाम है दोस्तों जिम ब्रिडेनस्टाइन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। के सिवान दोस्तों भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है और इनका जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1957 को हुआ था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नाम की पुस्तक विनय सीतापति ने लिखा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और इसके चांसलर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और वाइस चांसलर का नाम दोस्तों आलोक कुमार राय है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्टडी जीके की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया है और उत्तर प्रदेश ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है और पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। इसके अलावा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है और टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अभियान चलाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है और अयोध्या ने दियो के मामले में सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा दोस्तों डीके ठाकुर लखनऊ के नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई बना है। अगर बात करें आरबीआई की तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन आरबीआई ने किया है और आरबीआई ने मनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। यह मनी एप्लीकेशन उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ भी आरबीआई ने किया है और पोस्टल पे सिस्टम भी आरबीआई लॉन्च करेगा। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पीएसयू ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ऑयल इंडिया ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में एक भूकंपीय अभियान को शुरू किया है। अगर बात करें ऑयल इंडिया की तो ऑयल इंडिया की स्थापना वर्ष 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके मालिक कौन है? तो भारत सरकार है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने 2020 के एपेक किस देश ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों मलेशिया ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। एपेक का मतलब है एपेक का मतलब है दोस्तों एशिया प्रशांत महासागरीय और अगर बात करें मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर, करेंसी वहां की मलेशियन और रिगित और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों मुहिद्दीन यासीन। तेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है? तो दोस्तों चाइना ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है। अगर बात करें चाइना की स्ट्रेटेजी की तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी वहां के रेनबिनबी, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। इसके अलावा चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम लियोनबिन 1 है और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा 2022 के एशियन गेम्स चाइना में होंगे और दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में चाइना भेजेगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना देश ने हाई स्कूल के छात्रों का प्रवेश उनकी आंखों और वजन के आधार पर करने का फैसला लिया है और यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो चाइना है। इसके अलावा दोस्तों किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो चाइना देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा को शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान चाइना ने शुरू किया है और दोस्तों दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चाइना के किस शहर में किया गया है? तो दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चाइना के वुहान शहर में किया गया है। इसके अलावा IITF महिला विश्व कप विजेता चाइना की चेंग मेंग ने जीता है। इसके अलावा दोस्तों चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो महिलाओं के
खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक रूप से बनाने की प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों नवंबर के महीनों में हमने और भी बहुत सारे चीज़ों को बनाया है, लेकिन उनको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि महिला हिंसा के खिलाफ जो उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था दोस्तों ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट है। क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट है। अब जान लेते हैं नवंबर में अभी तक में हमने कौन कौन से दिवस मनाए हैं। तो 1 नवंबर को दोस्तों हम लोगों ने विश्व शाकाहारी दिवस मनाया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया था। 6 नवंबर को दोस्तों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया था और विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया था। इसके अलावा 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया था और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया था और 11 नवंबर को दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था और 12 नवंबर को दोस्तों लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया था हमने। इसके अलावा 13 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और विश्व दयालुता दिवस मनाया था। इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाए थे यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे और 15 नवंबर को दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस हम लोगों ने मनाया था। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया है और 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया है। इसके अलावा दोस्तों 18 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को हमने मनाया था। इसके अलावा 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया था। ये नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाते हैं और 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस भी मनाया था और 19 को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया था। इसके अलावा दोस्तों 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया था और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया था और 21 नवंबर को दोस्तों विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व फिशरीज डे मनाया था। 22 नवंबर को NCC का 72वां स्थापना दिवस मनाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के लिखें। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर 7268009584 नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। साथ साथ डेली GK GS क्वेश्चन, GK GS क्विज, अपकमिंग वैकेंसीज डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स, इन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा IQ मेंटर और आपको ये साइड में लगा हुआ लोगो जो आपको दिख रहा है यही डीप प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगी, वहां पे फॉलो कीजिए। वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ही खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।